जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम कर रहे थे हमारे पॉलिटिकल साइंस के संबंध में राष्ट्रपति चैप्टर। राष्ट्रपति चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे राजस्थान की सभी परीक्षाएं, चाहे वो सीईटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका और कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस आती है, और इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर, इंडिया लेवल पर चाहे कोई भी भर्ती हो जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस अगर पोर्शन आता है तो वहां पर राष्ट्रपति से संबंध में कम से कम 2-3 क्वेश्चन हमें देखने को 100% मिलते हैं। चाहे वो इनकी योग्यताएं से हो, चाहे इनकी शक्तियों से हो, चाहे इनके अनुच्छेद से हो, किसी भी प्रकार से हमें 2-3 क्वेश्चन देखने को 100% मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम चर्चा कर रहे थे इस टॉपिक पे। हमारी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास के अंदर हम बची हुई राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां जिनके बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कल हमने करी थी। जो लास्ट का हमारा ये था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या सलाह मांग सकता है। तो इसी संबंध में कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, कुछ विशेष उपबंध हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व, 26 जनवरी 1950 से पूर्व की गई संधियां, यानी कि आप डेट के ऊपर गौर करना। 26 जनवरी 1950 बोल रहा हूँ, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन की बात कर रहे हैं। उससे पूर्व अगर किसी भी प्रकार की संधि अगर की गई है या कोई कानूनों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अगर मांगी गई सलाह को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य होगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले के कोई भी उपबंध, नियम या संशोधन या संधियां अगर किसी प्रकार की है तो उनके संबंध में अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अगर 143 के तहत अगर सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देने के लिए बाध्य है। 26 जनवरी 1950 के बाद में कल मैंने बताया था, न ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा कोई मांगी गई जो सलाह जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है देने के लिए, तो ये कब से पहले के लिए होनी चाहिए या कब से पहले के लिए है। तो ये 26 जनवरी 1950 से पहले के लिए है। इसके बाद में अनुच्छेद 72 जो समाधान का प्रावधान करता है, राष्ट्रपति किसी भी दंड या सजा का प्रावधान किया गया है तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को, आजीवन कारावास को इनको बदल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 72 के तहत था के तहत समाधान को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति समाधान करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, तो इस समाधान को उच्चतम न्यायालय जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर इसको चुनौती दी जा सकती है। यानी कि उसके अंदर ये मुकदमा, इसके अंदर ये वापस बात उठाई जा सकती है कि इसको ये नहीं होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा समाधान अनुच्छेद 161, यानी कि राज्यपाल को समाधान का जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 161 के अंदर किया गया है। लेकिन राज्यपाल के लिए कंडीशन है, टर्म्स है कि मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल में राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वो उसको समाधान कर सके। आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल को किस संदर्भ में ये अधिकार नहीं है कि वो उसको समाधान 161 के तहत दे सके। तो ये है हमारा मृत्युदंड और दूसरा कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल से आप समझते होंगे जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की, तो उसका वहां पर कोर्ट मार्शल किया जाता है। उस व्यक्ति का हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ मुकदमा नहीं चलता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनकी खुद की कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है, जिसके अंदर उसको कोर्ट मार्शल बोला जाता है। तो उस कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सजा अगर दी जाती है या मृत्युदंड का अगर किसी व्यक्ति को प्रावधान किया जाता है, उसको मृत्युदंड दी जाती है, तो उसको राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत समाधान नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मैंने आपको बताया, कल भी बताया, अभी मैंने फर्स्ट वाली लाइन के अंदर भी आपको बताया कि राष्ट्रपति जो 143 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह मांगते हैं, तो वो सलाह देने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट अगर उनको सलाह दे देती है तो ये सलाह राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि माने और नहीं उनके ऊपर बाध्यकारी है।
इसके बाद में समाधान। ये जो समाधान शब्द हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये समाधान क्या है, तो समाधान हमारे देश के अंदर 4 प्रकार से हम डिफाइन किया हुआ है। 4 प्रकार का समाधान होता है। तो सबसे पहला है लघुकरण। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। तो लघुकरण क्या है? लघुकरण के अंदर क्या प्रावधान है कि सजा का स्वरूप, यानी कि जो सजा है उसका स्वरूप बदलना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे मृत्युदंड दे दिया गया है तो मृत्युदंड के अंदर तो उसकी जान जाएगी, तो उसके स्वरूप को बदला जा सकता है। यानी कि सजा तो रहेगी लेकिन मृत्युदंड की जगह उसको आजीवन कारावास किया जा सकता है। तो ये किसके अंदर आएगा? लघुकरण के अंदर। यानी कि उसकी सजा का लघुकरण कर दिया गया है। और ये लघुकरण किसके अंदर किया जाता है? समाधान का जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत, इसके अंदर किया जा सकता है। तो इसके अंदर लघुकरण है जिसके अंदर सजा का स्वरूप बदला जा सकता है, मृत्युदंड से आजीवन कारावास किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा परिहार। परिहार के अंदर जो परिहार समाधान का प्रकार है, इस समाधान के प्रकार के अंदर क्या है? सजा की प्रकृति के स्थान पर मात्रा में बदलाव। यानी कि जो सजा की प्रकृति है, यानी कि सजा की प्रकृति क्या है? मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है या क्या है? सश्रम कारावास है या बिना सश्रम के कारावास है, कौन सा है? तो इसके अंदर जो सश्रम कारावास प्लस अगर मृत्युदंड दिया गया है तो इसके स्थान पर उसको सश्रम कारावास तो रखा जाएगा, लेकिन जो मृत्युदंड है, जो उसको मृत्युदंड दिया गया है, उसका मात्रा बदल दी जाएगी। यानी कि उसको 20 वर्ष कर दिया जाएगी। उसकी प्रकृति का जो स्थान है उसके स्थान पर उसकी मात्रा के अंदर उसको बदल दिया जाएगा। उसकी प्रकृति अगर मृत्युदंड की है तो उसको मात्रा के अंदर बदल दिया जाएगा, यानी कि उसकी सजा को 20 साल कर दिया जाएगा। ये हो गया परिहार। तीसरा है हमारा प्रतिलंबन। प्रतिलंबन के अंदर क्या है? अनिश्चित काल हेतु सजा स्थगित करना। यानी कि अगर प्रतिलंबन के अंदर अगर राष्ट्रपति ने समाधान दिया है तो इसका मतलब है कि अनिश्चित काल, यानी कि उसके लिए कोई भी टाइम बाउंड नहीं है, कोई भी समय सीमा नहीं है। उस समय सीमा के लिए सजा है उसको स्थगित कर दिया जाता है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट है हमारा 4 नंबर का जो समाधान का प्रकार है विराम। विराम का अर्थ है विशेष दशा में सजा कम करना। यानी कि कोई स्पेशल कंडीशन अगर आती है, जैसे कि वृद्धावस्था, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये समाधान दे रहे हैं, जिसको सजा सुनाई गई है और उसको राष्ट्रपति समाधान दे रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में है या अगर कोई व्यक्ति विकलांग है या कोई गर्भवती महिला है, यानी कि कोई प्रेग्नेंट अगर लेडीज है, तो इस दशा के अंदर उसको समाधान दिया जाएगा। वो विराम अवस्था के अंदर दिया जाएगा। उस सजा के, उस समाधान के प्रकार को विराम बोला जाएगा। यानी कि विशेष दशा में सजा कम करना। और विशेष दशाएं कौन कौन सी हो सकती है वो हमारे यहाँ पर दी गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में बची हुई हम और जो न्यायिक शक्तियों के अंदर कुछ पार्ट है जो हम इस क्लास के अंदर और करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां या से विवेकीय शक्तियां। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां पढ़ रहे हैं हम अभी, जिसके अंदर ए बे से दे ये 5 पार्ट के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। तो अभी हमने इससे पहले राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां जो कल की बची हुई थी इनके बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली। अभी राष्ट्रपति की है अन्य शक्तियां या से विवेकीय शक्तियां, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं यहाँ पर कि स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां या से विवेकीय शक्तियों के बारे में अलग से कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संवैधानिक प्रावधान से आप ये समझते हैं कि संविधान के अंदर ऐसा कोई भी लिखित प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति को अन्य शक्तियां या से विवेकीय शक्तियां प्रदान करता हो, तो ये संवैधानिक होता है। तो इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से। इसके बाद में हमारा आपको ध्यान रखना है ये कि राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां या से विवेकीय शक्तियों को संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधान किया गया है या नहीं, तो नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो अगर प्रधानमंत्री की
मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो नए प्रधानमंत्री का चयन करना ये राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां या से विवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर नए प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों के अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां या से विवेकीय शक्तियां। नेक्स्ट है हमारा विश्वास मत हारने के बाद त्याग पत्र न देने पर प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना। यानी कि अगर संसद के अंदर अगर प्रधानमंत्री विश्वास मत हार जाते हैं, तो इस स्थिति के अंदर विश्वास मत हारने के बाद भी अगर वो अपना पद नहीं छोड़ते हैं, तो उनको अपने पद से बर्खास्त करना ये राष्ट्रपति का कार्य है, और ये इनकी से विवेकीय या अन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाना। हमने पहले पढ़ा था राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां या विधायी शक्तियां। जब हमने ये देखा था कि राष्ट्रपति के पास में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक जाता है, तो वो उसको वापस उसके ऊपर पुनर्विचार के लिए वो उसको वापस लौटा सकते हैं। इसके बाद में जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से देखा था। 1953 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विलंबनकारी वीटो का प्रयोग, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। उसके बाद में 1986 के अंदर डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह जो राष्ट्रपति हुए थे, इन्होंने डाक विधेयक के ऊपर इन्होंने अपना जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में विश्वास मत हारने के बाद लोकसभा विघटन की प्रधानमंत्री की सलाह न मानना। यानी कि पहले यह है कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर कार्य करते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वास मत अगर हार जाते हैं, प्रधानमंत्री विश्वास मत अगर हार जाते हैं, तो लोकसभा का हारने के बाद अगर वो लोकसभा को विघटन करने की सलाह अगर राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति उस सलाह को नहीं मानते हैं, और उस सलाह को न मानना ही राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां या से विवेकीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद में किसी भी दल या संगठन को बहुमत न मिलने पर, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन या नियुक्ति कैसे करते हैं, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के लिए। तो अगर इस प्रकार का कोई भी दल अगर नहीं हो जो विशेष बहुमत लाता हो या गठबंधन लाता हो, तो इस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। वो अपने से विवेक से करते हैं, अपनी अन्य शक्तियों या से विवेकीय शक्तियों के माध्यम से प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने तैयारी की है, हमने पढ़ा है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां जो बच गई थी कल की क्लास के अंदर, और आज हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां जितनी भी होती है उनका जो ये पार्ट लास्ट का यही था हमारे पास, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां या राष्ट्रपति की से विवेकीय शक्तियां। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप कंटिन्यू इस क्लास को रखें, ताकि आपका राष्ट्रपति से संबंधित या जितने भी टॉपिक वाइज हम करते जाएंगे, तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आए और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा और नहीं आपका गलत हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।